हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस जीडी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है अभी जुलाई अगस्त में, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस का, जो कि 2019 22 अगस्त शिफ्ट 3 को हुआ था। तो ये वाला जो है हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही एसएससी चाहे एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हो या फिर जीडी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो। पूरा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इंग्लिश हो चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके जीएस हो, वो सारी चीज़ें हम करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही क्लासेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम का भी जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की पीडीएफ के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंग्लिश के पोर्शन से। इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा, ये जो शिफ्ट थी इसमें ईजी टू मॉडरेट हमारी शिफ्ट थी, तो इंग्लिश का भी जो हमारे क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाले हैं। तो आप एक पेन और कॉपी साथ में जरूर लेके बैठिएगा, बिकॉज अगर आप ये सिर्फ वीडियो देखेंगे तो इससे हो सकता है कि सिर्फ आज ही आप इसे याद कर पाएं, बट आने वाले समय के लिए आप इसे याद रखें, उसके लिए आप इसे नोट्स बना के रखिएगा। एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए। जो जो वर्ड्स आते जा रहे हैं मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा और साथ साथ उसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखते रहिए। तो चलिए देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड यल। यल जो है वो हमारा एक वर्ड है, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनियम हमें इसका बताना है। तो एंटोनियम का मतलब आपको पता है साथियों, जो एंटोनियम का मतलब होता है इसका उल्टा यानी विलोम शब्द आपको इसका बताना है यल का। तो सबसे पहले आपको यल का मतलब ही पता होना चाहिए। तो यल का जो हमारा मतलब है वो होता है चिल्लाना। ठीक है गाइस, तो यल का मतलब आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है चिल्लाना। चिल्लाना का मतलब होता है यल या शाउट करना, काफ़ी तेज बोलना, ये हमारा इसका मीनिंग हो जाएगा चिल्लाना। अब इसका हमें उल्टा यानी एंटोनियम बताना है। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा शाउट, शाउट करना वही हो गया चिल्लाना। उसके बाद देखिए स्क्रीम, और ये जो ऑप्शन डी है श्रिक, ये इन सब का मतलब होता है बेसिकली चिल्लाना या काफ़ी तेज आवाज़ में बोलना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका मतलब क्या है, ये देखिए विस्पर। विस्पर का मतलब होता है हमारा फुसफुसाना या बहुत आराम से बोलना। तो ये हमारा इसका मतलब हो गया। आप इसे साथ साथ लिखते रहेगा। यल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ से, और यहाँ से आपको विस्पर का भी मीनिंग पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें एरर, ग्रामेटिकल एरर जिस पोर्शन में है वो हमें बताना है। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस आपको दिया हुआ है, पत्रलेखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ ए आई। जो पत्रलेखा है वो केक को आंख झपकते ही खत्म कर देती है, इसका मतलब ये बोला गया है सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि ये यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर जो है वो किस पार्ट में होगी। तो पत्रलेखा फिनिश्ड द केक, तो ये तो हमारा एक नेम हो गया पूरा। अब यहाँ पर जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको भी पता चल गया होगा आई होप, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें एरर आप देख सकते हो ऑफ ए आई, जहां पर ये लिखा है ब्लिंक ऑफ ए आई, इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हो। आपको पता है जो है हमारे आर्टिकल का क्वेश्चन है ए एन द, तो एन हम यूज करते हैं हमारे वॉवल्स के आगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। जब भी ये वर्ड्स आए, जब भी स्टार्टिंग के वर्ड्स आए, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, एन। तो यहाँ पर आप आई देख सकते हैं, आई के लिए आपको क्या यूज करना था, एन, और यहां पर क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, ए। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफ ए आई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड, आप स्पीड बिल्कुल ठीक ही है, आप साथ साथ इसे नोट भी करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आया है उसमें हमें बताना है एंटोनियम ऑफ द वर्ड रेक्लूटेंट। रेक्लूटेंट हमें बताना है इसका एंटोनियम। जैसे कि अभी हमने यल का एंटोनियम आपको बताया था, सेम रेक्लूटेंट का मतलब क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपको यही जो भी आपको वर्ड दिया उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए साथ साथ कि रेक्लूटेंट का मतलब है हमारा अनिच्छुक। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, अनिच्छुक मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, इसलिए आप हिंदी मीनिंग भी इसका लिखते रहिएगा। तो अनिच्छुक जो है वो इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी मीनिंग। तो इसका आपको क्या बताना है, एंटोनियम। ओके गाइस, अनविलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, अनसर्टेन दिया है और हेजिटेंट। ये जो तीनों है, तीनों का मीनिंग ही होता है अनिच्छुक, जो किसी बात के लिए इच्छुक ना हो। अनविलिंग, विलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के लिए वो इच्छुक है। अब अन लग गया उसके आगे, इसका मतलब वो अनविलिंग, वो इच्छुक नहीं है। अनसर्टेन भी ऐसे ही है एंड हेजिटेंट भी, इसका मतलब क्या है, अनिच्छुक हैं वो सारे। तो एक हमारा जो ऑप्शन बच गया वो बच गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईगर। ईगर का हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं आप उत्सुक।
उत्सुक जो है इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उसका उल्टा हो गया, एक कोई अगर पर्सन है वो अनिच्छुक है और एक पर्सन उत्सुक है, तो दोनों क्या हो गए, इसके एंटोनियम हो गए। तो रेक्लुकेंट जो हमारा वर्ड था उसका जो सही आंसर हो जाएगा ईगर, उसका मतलब क्या है, उत्सुक होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे 25 क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के आते हैं, तो हम 4th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन से जो हमारा पार्ट, इसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको एक वन वर्ड बताना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले वो सेंटेंस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। इसका मतलब क्या है, वह व्यक्ति जो अपने आप को फ्रीली, जिसे हम कहें कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है या जो शाय होता है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छे से, तो उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, नॉट कंफर्टेबल, या इसका मतलब क्या हो गया, जो लोग शाय होते हैं। ठीक है, तो वो इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रोवर्ट, बी इंट्रोवर्ट एंड सी नर्सिसिस्टिस। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं तीनों ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जो इंट्रोवर्ट का भी मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो लोग शाय होते हैं, जो कंफर्टेबल फील नहीं करते या दूसरों के सामने काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, तो ऐसे जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है कि वो पर्सन एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंट्रोवर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें देखिए क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें अंडरलाइन वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है इज द मोस्टली। तो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट आपको सब्स्टिट्यूट लगाना है, एक दूसरे जो है हमारा इंप्रूवमेंट अगर कोई नहीं है तो वहां पर आपको नो इंप्रूवमेंट लगाना है, अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो वहां पर एक सब्स्टिट्यूट आपको इसका लगाना होगा। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। इन द रिसेशन, क्या बोला गया देखिए, इन द रिसेशन हिट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर। तो यहाँ हमारा जो इज द मोस्टली, तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो सही नहीं है, इज द मोस्टली, और इसका आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है, इज द मोस्ट, आर द मोस्टली, नो इंप्रूवमेंट या आर द मोस्ट। तो यहां पर आपको ये बताना है। तो ये ऑटोमोबाइल्स, तो गाइस देखिए एक बार, इन द रिसेशन हिट इकोनॉमी, जो रिसेशन हिट इकोनॉमी है उसमें जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो यहां पर ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया गया है, इज यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, बिकॉज ऑटोमोबाइल्स एक पूरी इंडस्ट्री हो गई, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा इज ही लगेगा। तो इज तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर ए, इज द मोस्ट। इज द मोस्ट हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, इन द रिसेशन हिट इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स इज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर। मोस्टली अफेक्टेड सेक्टर नहीं होता, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर। ओके गाइस, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा साथ साथ, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ऐसी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड ड्राउसी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आपसे एंटोनियम मांगा गया है या सिनोनियम मांगा गया है। आपसे हमसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें हमने एंटोनियम पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे सिनोनियम पूछा गया। तो वर्ड है हमारा डाउसरी। ठीक है गाइस, ड्राउसी बोल सकते हैं आप इसे, ड्राउसी। इसका मतलब होता है बेसिकली सुस्त। सुस्त इसका मतलब होता है, जो व्यक्ति सुस्त होते हैं उनके लिए वर्ड यही यूज करा जाता है, लेजी, सुस्त। ओके गाइस, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा, इसे आप लिख लीजिएगा साथ साथ। या स्लीपी यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए लिवली, अलर्ट, एक्टिव, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लीपी। स्लीपी का मतलब भी क्या होता है, सुस्त। जो व्यक्ति काफी ज्यादा सुस्त है, लेजी है, स्लीपी है, ठीक है, सोया सोया सा लगता है, उसके लिए वर्ड जो यूज करा जाता है वो है ड्रॉसी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक अप्रोप्रिएट जो हमारे ऑप्शंस में से वर्ड आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, द मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट हैज ऑलवेज बीन अ डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। यानी जो मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट होता है वो इंडियन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, ये बताया गया है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन से हम देखते हैं ल्यूक्रेटिव, उसके बाद लग्जरी, वेल्दी, कॉस्टली।
तो यहाँ पर कॉस्टली तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट जॉब्स हैं वो कॉस्टली तो नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया जो मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट है वो इंडियंस के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा जैसे हम बोल सकते हैं लाभदायक है या प्रॉफिटेबल है, इस बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबल या लाभदायक। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लाभदायक, इसका जो है हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्रॉफिटेबल, इकोनॉमिकल। यानी जो हमारा मिडिल ईस्ट जॉब मार्केट है वो इंडियंस के लिए क्या है, लाभदायक है, और ये क्या है, इकोनॉमिकल है। तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लुक्रेटिव। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड एनॉर्मस। एनॉर्मस जो वर्ड है हमारा, इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि जो एनॉर्मस वर्ड है इसका सिनोनियम क्या है। सिनोनियम यानी आपको इसका पर्यायवाची बताना है कि इसका और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है। तो एनॉर्मस हमारा ये वर्ड है, इसका बेसिकली मतलब होता है ह्यूज, या जिसको आप बोल सकते हैं विशाल, विशाल, बड़ा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, ऑप्शंस में ही है ह्यूज, मैंने आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है वो सी है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ह्यूज, वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, इनॉर्मस का हमारा आंसर क्या था, ह्यूज। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका आपको यहाँ पर ये ईडियम है हमारा, और इसका आपको यहाँ पर मतलब हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका आंसर अभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, वापस देखने के लिए खुश होना, यानी बी ग्लैड टू सी इन द बैक ऑफ। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसमें खुश होना, यानी आपने कोई रास्ता छोड़ दिया है, दूसरे रास्ते पर आप जाके वापस मुड़ रहे हो तो वो खुश होकर करें, इसका बेसिकली मतलब यही है। तो वापस देखने के लिए खुश जो होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इस ईडियम का, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पर वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है। वर्ड देखते हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं क्या है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन डैश द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के प्रॉफिट्स की रिपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमें वही बताना है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, ये किसके बारे में बात हो रही है, किसी कंपनी के बारे में बात हो रही है। जब किसी कंपनी के किसी कंपनी या किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए अबाउट, और यहाँ पर अलोंग, और हमारा ऑप्शन सी जो है अमंग एंड विद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट। तो ऑप्शन नंबर ए अबाउट जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट में कंपनीज के प्रॉफिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर अबाउट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेम यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो ग्रामेटिकल एरर के आपके 3 to 4 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट, जो कायरा है वो मुझसे अपसेट है जब से एक्सीडेंट हुआ है, सिंस द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, काफी ज्यादा सिंपल था। कायरा हैज नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ पर, कायरा इज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कायरा हैज जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कायरा हैज जो है वो हमारा यहाँ पर गलत था, कायरा हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कायरा इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आ गया है। कॉम्प्रिहेंशन का भी हमारा क्वेश्चन आया आता है, जिसमें आपसे 4 to 5 जो है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहता है इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन। तो इसे आप जरूर करके जाएं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन आया था उससे एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। स्टीम शिप्स वर द फर्स्ट डैश टू द यूनाइटेड स्टेट इन 1807 बाय द 1830 dozens of the steam vessels were in dash. They offered the traveler dash transportation in the comfortable facilities, a welcome dash to stagecoach travel, which at best could be described as
डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 5 जो है आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब हमें एक एक करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार, एस्टेब्लिश्ड है, बिल्ट है, इंट्रोड्यूस्ड है और मैन्युफैक्चर्ड है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, स्ट्रीम्स वर फर्स्ट, स्ट्रीम्स वर फर्स्ट। जो हमारे स्ट्रीम शिप्स हैं वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इंट्रोड्यूस, बिल्ट नहीं, इंट्रोड्यूस जो है वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनको बिल्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट को, यहाँ पर आंसर जो है हमारा हो जाएगा इंट्रोड्यूस्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1807। यानी स्ट्रीम शिप्स जो थे हमारे वो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुए थे यूएस में हुए थे 1807 में, 1807 में। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पर जो 13 है उसके लिए आप सबसे पहले ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, यूज है, स्टैंड है, मूव है एंड ट्रांजिट है। चलिए अब एक बार अपने कॉम्प्रिहेंशन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया 1807 तक कर लिया हमने। बाय द 1830s 1830 डजन्स ऑफ स्टीम्स वेसल्स वर इन डैश, इन डैश। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, यूज, स्टैंड, मूव एंड ट्रांजिट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो हमारा फर्स्ट आंसर जो है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यूज जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, बाय द 1830s डोजन्स ऑफ स्टीम सील्स वर इन यूज। तो यहाँ पर वर इन यूज जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर वही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ऑप्शन सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, लाइट है, स्लो है, फास्ट है और लीजरी हमारा क्या यहाँ पर ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दे ऑफर्ड द ट्रेवलर डैश, दे ऑफर्ड द ट्रेवलर डैश ट्रांसपोर्टेशन, डैश ट्रांसपोर्टेशन ये हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में देखिए लाइट, स्लो, फास्ट और यहाँ पर लीश्योरली। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट। तो चलिए एक बार इसे एक बार पढ़ भी लेते हैं। राइट आंसर जो हमारा फास्ट है, दे ऑफर्ड द ट्रेवलर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाए, वो जो स्टीम शिप्स हैं वो ट्रेवलर्स को क्या ऑफर कर रहे हैं, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटी। कंफर्टेबल आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। ए वेलकम डैश टू स्टेज कोस्ट ट्रेवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, यहाँ पर 4 आ चुका है, हम आगे बढ़िए। चलिए तो यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें बताना है, तो हमने वहां पर देखा। अब यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो इन चारों में से क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट जो हमारा साइन, सिग्नल, गेस्चर्स एंड ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर चलिए एक बार दोबारा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दिया गया था। कंफर्टेबल फैसिलिटी, ए वेलकम डैश टू स्टेज कोस्ट ट्रेवलर। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल्टरनेटिव, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा यहाँ पर हो गया है। अब आगे देखिए, स्टेज कोस्ट ट्रेवल विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, टू बी डिस्क्राइब्ड एज, देखिए क्या दिया गया है आगे, डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर हमें डिस्क्राइब एज देख सकते हैं आप, फॉर्चुनेट या रेज्ड या एडमायरल या वर्दी। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर व्रेज्ड। व्रेज्ड का मतलब बेसिकली होता है हमारा मनहूस, जिसे आप बोल सकते हैं घृणा योग, यह सब हमारे इसके राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका मीनिंग है ये मनहूस जिसको बोलते हैं, व्रेज्ड को यहाँ पर मनहूस बोला जाता है। तो चलिए जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था वो अब यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पर फिर से एक हमारा ईडियम आ चुका है, वंस बिटन ट्वाइस शाई। वंस बिटन ट्वाइस शाई ये हमारा ईडियम है। इसका हिंदी मीनिंग आपको अगर मैं बताऊं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये आपने सुना होगा, इसका बेसिक हिंदी मीनिंग यही होता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसे आप ईडियम को लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा ईडियम बन जाएगा यहाँ पर, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक बार दोबारा मैं आराम से बता देता हूं, आप लिख लीजिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एन अनप्लीजेंट
एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। अनप्लीजेंट का जो अनप्लीजेंट का बेसिकली मतलब होता है बैड, तो बैड जो है हमारा बैड एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। किसी में आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो उसके लिए हम ये जो ईडियम है वो यूज करते हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाई। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा ईडियम था। आगे बढ़ते हैं। आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका एक जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल राइट है और जो 3 हमारी स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत होंगी। तो आपको यही बताना है कि कौन सा जो है हमारा आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो यहां पर काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज न्यूक्लियर, NUCLEAR। न्यूक्लियर जो है हमारा वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जो है हमारे वो गलत है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहां पर भी हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इस पूरे सेंटेंस के लिए। तो वर्ड देख लेते हैं क्या है। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। जो स्टार्स एंड प्लैनेट की स्टडी को क्या कहा जाता है। बेसिकली हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन बन गया बट ये इंग्लिश में बन चुका है। चलिए देखिए, तो द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या एटोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। तो स्टडी ऑफ स्टार्स या प्लैनेट की जो हम स्टडी करते हैं या जो हम सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। स्पेस की स्टडी करना बेसिकली इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। यहाँ आर्कियोलॉजी आपको पता ही है, जो हमारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या हिस्ट्री के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है ज्योतिष, जो हमारे ज्योतिष होते हैं उनके लिए एस्ट्रोलॉजी होता है। और एनाटॉमी का मतलब है शरीर रचना, या जब हम बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में पढ़ते हैं रचना, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ओके गाइस, तो आप लिख सकते हैं साथ साथ। आर्कियोलॉजी मैंने आपको बता दिया, एस्ट्रोलॉजी, और एनाटॉमी का मतलब है शरीर रचना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर भी आपको बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग है हमारी वो सही है और बाकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, अब थोड़ा तेज कर सकते हैं बिकॉज ये इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहां पर आपने जैसे ही आपने देखा उसमें टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो डी जो हमारा ऑप्शन है हाइजीन, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए और यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। द मेथड डैश, तो ये हमारा सेंटेंस है, द मेथड डैश बाय द टीचर इज वेरी टीडियस। वेरी टीडियस। अब टीडियस का मतलब क्या है यहाँ पर, टीडियस का बेसिकली मतलब होता है बोरिंग। लिख सकते हैं आप ये वोकैब के लिए भी, जो टीडियस है उसका मतलब क्या है, बोरिंग। द मेथड, तो यहां पर हमारा आंसर देखिए, रिगार्डेड, रिमाइंडेड, अलाउड या सजेस्टेड। यानी हिंदी मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेथड मेरी टीचर ने बताया इज वेरी टीडियस, वो काफी बोरिंग था, तो उन्होंने क्या करा, बताया यानी सजेस्ट किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। द मेथड सजेस्टेड बाय द टीचर इज वेरी बोरिंग। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर जो हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड में अंडरलाइन है, उसके लिए आपको इंप्रूवमेंट करना है। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपको नो इंप्रूवमेंट लिखना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार सेंटेंस क्या दिया गया है। एवरी बुक इज रोड बाय रस्किन, सॉरी एवरी बुक, हाँ सही है बिल्कुल, एवरी बुक इज रोड बाय रस्किन बॉन्ड इज अ मास्टरपीस। रस्किन बॉन्ड आपको पता ही है, काफी ज्यादा अच्छे राइटर में हमारे। तो रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई सारी बुक क्या है, मास्टरपीस है। तो इसमें आपको बताना है कि जो इज रोड लिखा हुआ है तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट आप क्या लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सही सब्स्टिट्यूट है वो आपको लगाना, अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आपको नो इंप्रूवमेंट टिक करना है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया गया है रिटर्न, हैज रोट, या नो इंप्रूवमेंट, या हैव रिटर्न। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रिटर्न, बिकॉज ये पास्ट की बात हो रही है। देखिए एवरी बुक यानी जो बुक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है वो सब क्या है, मास्टरपीस है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रिटर्न, जो हमारी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकल सेंटेंस। यहां पर फिर से वही चीज है, आपको यहां पर एक एप्रोप्रिएट वर्ड डालना है। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट डैश देयर ओन। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट। अब यहां पर यही बताया गया कि प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, तो यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ऑन, बाय, ऑफ या फिर फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लैनेट डू नॉट हैव
लाइट ऑफ देयर ऑन, अपनी उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ये हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है। यहां पर भी वही देखिए, जो वर्ड अंडरलाइन है उसमें आपको ये बताना है यहां पर कि अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है तो आप इंप्रूवमेंट में सब्स्टिट्यूट एक लगाएंगे, अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो उसके लिए आप नो इंप्रूवमेंट पर टिक कर देंगे। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज। तो ये हमारा यहां पर वर्ड है। क्या आपको इसमें कोई भी एरर लग रही है? देख लीजिए, पूरा एक सेंटेंस है तो, और ये जो वर्ड यहां पर अंडरलाइन है वो है इज टॉक। तो क्या इसमें आपको कोई एरर लग रही है? मुझे तो कोई भी एरर यहां पर नहीं लग रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, यानी यहां पर ये बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट मुंबई इज टॉक्ड अबाउट एज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑफ इंडियन सिटीज। तो चलिए, यहां पर जो हमारा राइट आंसर था वो था नो इंप्रूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पूरे इंग्लिश के सेक्शन का। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या करना है हमें, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। बिकॉज ऑफ हर एंग्री, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस, यानी उसके साथ ये पॉसिबल डिस्कस करना कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह गुस्सा है। ये यहां पर इसका हिंदी मीनिंग है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। बिकॉज ऑफ हर एंग्री, जो ये हमारा जो बिकॉज ऑफ हर एंग्री है ये यहां पर गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? बिकॉज ऑफ हर एंगर जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एंग्री नहीं आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर एंग्री, वो यहां पर बिल्कुल गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? बिकॉज ऑफ हर एंगर, उसके गुस्से के लिए। तो ये हमारा जो इंग्लिश का जो पोर्शन था वो अब खत्म हो गया। तो आगे की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आज की क्लास जो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही आगे के पार्ट्स के लिए और ऐसे ही क्लासेस के लिए। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसे एंड करते हैं। थैंक यू।